नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। शैक्षणिक वर्ष है, वैसे तो जून से स्टार्ट होता है, अगले साल जून से शुरुआत होगी, लेकिन हमारे शहर में जो एडमिशन प्रोसेस है बच्चों के लिए, नए वर्ग के लिए, जो नर्सरी से बच्चे एडमिट होते हैं स्कूल से, वो अब फिलहाल अक्टूबर नवंबर से धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो आमतौर में एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तब यही चीज़ों पे बातचीत होती है कि कौन सी स्कूल अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट की जाए, कौन सी स्कूल की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किस तरह का शैक्षणिक वहाँ पर प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये सारी बातों के अंदर अब जो सबसे बड़ा एक प्रश्न उभर के आ रहा है वो है हमारी NEP 2020, यानी कि हमारी नई शिक्षण नीति जो हमें 2020 में मिली है, लेकिन जिसको लेकर अभी भी काफ़ी सारे पेरेंट्स, इवन एजुकेटर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे चल के ये जो शिक्षण नीति है वो किस तरह से एक्शन में आएगी, और अगर आएगी तो उससे हमारे बच्चों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आएगा, उस पे बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज हम ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपसे जुड़े हैं, तो इस पे चर्चा करने के लिए भी हमारे फेवरेट एक्सपर्ट हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। जिगीषा मैम, वेलकम बैक। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच, ग्रेट टू बी बैक एक्चुअली। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी मैम स्टूडियो में आते हैं तब मैं हमेशा अक्सर ये कहती हूँ कि मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और आप ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हर बार मैम से मिलता है, और जिसे जानना हम सबका हक है, इसीलिए ये सब चीज़ें हम आप तक लेकर आते हैं। जो NEP है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देना चाहूँगी। हमारी सबसे पहली NEP जो थी वो डिज़ाइन हुई थी ईयर 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद दूसरी NEP आई 1986 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और इसी NEP को फिर मॉडिफाई किया था इन ईयर 1992 बाय उस समय मिस्टर PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर। और अब 34 वर्षों के बाद हमारी नई नीति हमारे पास आई है। तो इसी को लेके सबसे पहला प्रश्न जिगीषा मैम को मैं पूछूंगी कि मैम, आप खुद 35 सालों से शिक्षण क्षेत्र में अपनी सर्विसेज, अपना योगदान देते आ रहे हैं। NEP जब मिली 34 इयर्स के बाद, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन एज एन एजुकेशनिस्ट क्या था? आपको क्या महसूस हुआ? इतना अच्छा लगा आरती कि एक नई शिक्षण नीति आ रही है, और वो भी आज के दौर के इम्पोर्टेंस जो हैं, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो आइडियाज़ जो, बिकॉज 34 सालों में तो कितनी नई डिस्कवरीज हुई है, रिसर्च से हमें कितनी सारी चीज़ें मालूम हुई है, तो वो सबको इनकॉर्पोरेट करके एक नई नीति आई है। तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट टू नो कि ये आई है, और उसको पढ़ा तो संतोष भी बहुत हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। आज हमें हमारी नई जो NEP मिली है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर उसे बनाया गया है। तो आई एम श्योर एज अ पेरेंट आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा बच्चा आगे जाकर क्या कर पाएगा। डेफिनेटली उसकी जो कैपेबिलिटीज है वैसी उसे एजुकेशन पॉलिसी, अगर एजुकेशन सिस्टम एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उभर के अपने टैलेंट के साथ हर बच्चा बाहर आएगा। मैम, जो हमारी नई शिक्षण नीति है उसका जो करंट स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें एकेडमिक का, तो 10+2 का जो स्ट्रक्चर अभी तक हमारी सिस्टम में फॉलो होता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव है? सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव तो अर्ली इयर्स में आया है। अभी तक की जो शिक्षण नीति थी और वो पॉलिसी के अनुसार जो एक्शन प्लान बनते थे, उसमें ऑफिशियली पहली कक्षा से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल शुरू होती थी। करेक्ट। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा फ्रॉम नेशनल लेवल टू स्टेट लेवल आता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्कूल्स को डायरेक्ट करता है या गाइड करता है, तो वो पहले धोरण से होती थी, पहली कक्षा से होती थी जी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, और पूर्व प्राथमिक शिक्षण जो है वो अभी तक किसी भी कोई भी
तरह से मॉनिटर नहीं होता था। Correct. तो कोई भी, आप सबको जैसे पीपल को भी मालूम है कि कोई भी प्री स्कूल चला सकता है, खोल सकता है, अपने घर में भी खोल सकते हैं, 100 बच्चे भी रख सकते हैं, 10 बच्चे भी रख सकते हैं, तो कोई नीति नियम नहीं था। तो अभी की जो सबसे एक्साइटिंग बात, ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि प्री स्कूल यानी 3 से 6 साल का जो बच्चों का एज का पीरियड है उसको भी स्कूल में रख दिया है जी। तो ये एक तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी प्री स्कूल स्कूल का एक हिस्सा बन जाएगी। प्राइवेट स्कूल में तो होता था पर अभी ये नियम के अनुसार हर एक स्कूल में हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी के कितने सालों से अभी रिसर्च आ रही है और रिसर्च कह रही है, जो हम पढ़ाते आते थे, शायद आपको भी पढ़ाया होगा, उसके बाद भी कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, करंटली भी पढ़ाते हैं, कि जो ये अर्ली इयर्स में 3 से 8 साल का जो एक पीरियड है वो पूरा पीरियड बच्चों की या इंडिविजुअल की लाइफ में महत्व रखता है। तो इंडिविजुअल के ग्रोथ डेवलपमेंट में ये जो अनुभव 3 से 8 साल तक जो मिलते हैं, ऑफ कोर्स जन्म से लेके 3 साल तक भी, पर मैं तो ये शिक्षण का हम बात कर रहे हैं तो ये सालों की बात कर रही हूँ। ये पीरियड पूरा, और बच्चों को एक तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चे एक जैसे होते हैं, जैसे बच्चे नक्कर चीजों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, ये सब ये पूरे ग्रुप के लिए 3 to 8 के लिए मायने रखता है। तो अभी ये नई पॉलिसी है, ये कह रही है कि ये पूरे 3 to 8 इयर्स का पीरियड है, मानी प्री स्कूल ईयर 1, 2, 3, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पूरे ग्रुप को आप फाउंडेशन ईयर्स समझो। सो प्री स्कूल अर्ली प्राइमरी या प्री स्कूल प्राइमरी ईयर्स नहीं, पर पूरा फाउंडेशन ईयर्स बन गया। तो ये पूरे ग्रुप को आप एक तरह की पैरागॉजी, एक तरह की सिखाने की पद्धति अपनाइए, उनको ऐसे अनुभव दीजिए, जात अनुभव, जो स्व अनुभव ले सकते हैं, नक्कर चीजों से सीख सकते हैं, तो एंड बहुत सारी चीजें। तो ये पहली एक चेंज आ गई। और उसके बाद फिर ब्लॉक्स डेवलप किए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस आया है। ऐसा तो नहीं था कि बच्चे सीख नहीं रहे थे 3 साल से पहले, या बच्चे 6 साल तक कुछ नहीं सीख रहे थे और सिर्फ पहली कक्षा में आके ही बच्चा जो है वो एजुकेशन की ओर बढ़ रहा था। बच्चे नर्सरी क्लास से ही पढ़ाई अपनी जो है फॉर्मल एजुकेशन की तरफ अपना पैर रखते हैं। तो वो चीज को अब इतने सालों के बाद जब कंसिडर किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो डेफिनेटली जो प्री स्कूल एजुकेटर्स हैं, अर्ली एजुकेटर्स हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारे काम की इम्पोर्टेंस जो है वो दिख रही है और काउंट हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, जैसे आपने बताया कि जन्म से 3 साल भी बच्चा सीख रहा है और 3 के बाद जो 6 साल तक का जो पड़ाव है वो भी बहुत ही मायने रखता है। 6 के बाद फिर दूसरे 2 साल इसमें और ऐड हो गए, तो 8 साल तक। ये जितने भी साल हैं, हम हमेशा अपने दर्शक को कहते आए हैं कि ये प्रारंभिक वर्ष हैं और ये बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्या लगता है आपको कि इन वर्षों को जब ये तवज्जो दिया गया है, कितना अच्छा लगता है और क्यों जरूरी था इसे सिस्टम में डालना? एक तो हमें ये क्यों जरूरी था, हमने बहुत बार बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात कर ली है कि बच्चों के का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसका बेस, उसका फाउंडेशन ये सालों में होता है। तो बच्चा जन्म से लेके 8 साल तक जो अनुभव लेता है वो अनुभव उसे एक इंडिविजुअल बनाता है। तो मुझे जैसे अनुभव मिले उस तरह से मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूंगी, मेरी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। मेरे और आपके अनुभव अलग है तो आपकी अलग पर्सनालिटी होगी, आपकी अलग स्ट्रेंथ होगी। तो ये साल बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च के बारे में भी हमने बहुत बातें की है, पर मैं फिर से दोहराऊंगी कि
ब्रेन डेवलपमेंट रिसर्च भी ये कहता है कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये सालों में मिले हुए अनुभव बहुत काम आते हैं। उससे सिनेप्टिक कनेक्शंस जो ब्रेन में स्नायु, मगज में स्नायु रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो गढ़ बनते हैं। तो इससे आगे जाके बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी बेटर होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहती है कि ये पूरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये कह दिया आपने, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने ये पूरे टाइम को इंपॉर्टेंस दे दिया। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि ऐसा नहीं था कि पॉलिसी के पहले 3 साल का बच्चा स्कूल में नहीं जाता था या फॉर्मल स्कूल में या कोई स्कूल में एंट्री नहीं करता था, करता ही था। पर क्योंकि हमारा देश इतना विभिन्न है जी, हमारी स्कूलें भी इतनी विभिन्न हैं, तो मैं ऐसी स्कूल चलाऊं जहां मैं प्री स्कूल नर्सरी से शुरू करूंगी और 3 साल में बच्चों को नर्सरी में पढ़ाऊंगी और फिर जाके बच्चा पहली कक्षा में जाएगा। कोई और 2 इयर्स का प्री स्कूल करेगा। काफी बच्चे प्री स्कूल के बिना आते थे। काफी ऐसी स्कूलों में जाते थे जहां उन्हें जैसे अनुभव मिलने चाहिए वो नहीं मिलते थे। तो बच्चों के सर्वांगी विकास को बाजू में रख के रोट लर्निंग से कुछ रीडिंग राइटिंग के सिवा और कुछ नहीं सिखाया जाता था, वही फोर्स करके बच्चे को करते थे। तो अभी मेरे हिसाब से शिक्षण नीति का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सबको एक ट्रैक पे लाएंगे। तो अभी जैसे हमें अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का करिकुलम गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, तो पूरी गुजरात की स्कूलों में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का करिकुलम पढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली कि पद्धति थोड़ी बदल सकती है पर जनरली स्टैंडर्ड्स बनेंगे और बन गए हैं एक्चुअली। तो स्टैंडर्ड्स बनेंगे कि ऐसा पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। तो ये सब पॉजिटिवली स्पीकिंग हमारी लगभग हर एक प्री स्कूल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि ये सब करेंगे तो पूरे बच्चों के समुदाय को, इफ आई एम सेइंग दैट कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। मतलब सब बच्चों को एक साथ एक जैसा शिक्षण जो है वो दिया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर की बात आती है वो डिजाइन कर दिया जाएगा और उसे मॉनिटर किया जाएगा। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह मैम ने कहा कि यहाँ पर मॉनिटर नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं थे, इसलिए हर कोई अपने घर का राजा था, अपना प्री स्कूल चला रहा था। नॉलेज है या नहीं वो भी मैम एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्योंकि कुछ लोगों को हम जितना, जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो इस क्षेत्र से पढ़े हुए हैं नहीं हैं या इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, पर फिर भी ऐसा एक बिजनेस रन करना और उन लोगों के साथ काम करना जो इतने ही क्या कह सकते हैं, इनोसेंट है, हमारे आने वाला फ्यूचर है और हम उन्हें मोल्ड कर रहे हैं, उनका फाउंडेशन बना रहे हैं। तो उस समय अगर हम उन्हें सही नींव नहीं दे रहे हैं तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उसमें क्या नुकसान हो सकता है। मैम, बात करेंगे पहले 5 शैक्षणिक सालों की। इन्हें फाउंडेशन ईयर्स जैसे अभी भी आपने बताया, इन्हें संबोधित किया गया है। किस तरह का अप्रोच होना चाहिए जब स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, या पेरेंट्स जो सोच रहे हैं, क्या अप्रोच उनके दिमाग में होना चाहिए इस नई शिक्षण नीति को लेकर? पहले तो मुझे ये है कि हर एक जो नई चीज आती है ना, उसमें कोई पॉजिटिव भी होता है, थोड़े लिमिटेशंस भी होते हैं। पर हमें एक ओपन मन से पूरे हमारे विचार के द्वार खोल के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये जानने की जरूरत है कि क्या नया है इस पॉलिसी में। अनफॉर्चुनेटली थोड़े एक वर्ग ऐसा होता है जो कहता है अच्छा इसमें क्या नया है, हम तो सालों से ये अच्छा करते आए हैं, हम यही करते आए हैं। नहीं, पर एक चीज है जो नई आई है तो वो भी स्वीकारिए, प्लीज इंटीग्रेट कीजिए। और दूसरा ग्रुप ये है कि वो तो पॉलिसी आई है, जो करना है करें, हम अपनी तरह से पढ़ाएंगे। तो दोनों ग्रुप को थोड़ा अलग सोचने की, अपनी सोच बदलने की हमें सबको जरूरत है और हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। स्कूल्स को बदलना पड़ेगा। स्कूल्स को प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट से आएगा, पर थोड़ी एडमिशन पॉलिसी या एज
जो अभी चर्चा में Right. है तो वो चेंज होगी। स्कूल्स को अपना जनरल फ्रेम बनाना पड़ेगा कि फाउंडेशंस के स्टेज के ये सब बच्चे को एक कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तक हम एक सुपरवाइजर इसके लिए रखते थे, प्री स्कूल के लिए एक सुपरवाइजर, प्राइमरी के लिए, तो कैसे एक ही पर्सन ये टीचर्स जो 5 वर्ष की टीचर हो उनको गाइड करेगी, ये हमें एक बदलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा करिकुलम बदलेगा, थोड़ी सिखाने की पद्धति बदलेगी। सिमिलरली टीचर्स को थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। Right. हर एक टीचर ये पद्धति के लिए, जैसे अभी आपने कहा काफी टीचरों को तो ये अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्ड डेवलपमेंट का आइडिया ही नहीं है। करेक्ट। तो उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उन्हें तैयार होना पड़ेगा, मानसिकता से तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, मैं जो कुछ नया सीखूंगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर असर होता है, तो वो करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये स्कूल्स या पॉलिसी क्या कह रही है, स्कूल्स इसके लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं, हम पेरेंट्स होके कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉलिसी में बहुत अच्छा ये भी है कि ये कहा जाता है कि 3-0 से हम सबको मालूम है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तब से उसे असर वातावरण की शुरू हो जाती है और तब से डेवलपमेंट और ग्रोथ शुरू होता है जी। और जब बाहर आता है, जन्म लेता है, तब तो प्रॉपर वातावरण में जो भी है वो उसे असर करने ही लगता है। करेक्ट। तो याद रखना है कि बर्थ से 3 इयर्स में जितने अनुभव मिलेंगे वो पेरेंट्स मेनली देंगे। बिल्कुल। तो कैसे देंगे वो अनुभव, तो ये पॉलिसी में जो जहां लिखा है कि कैसे अनुभव देने चाहिए, वो थोड़ा ये भी गाइड करेगा कि छोटे बच्चों को हम कैसे डील करेंगे। Correct. तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और फिर ये जो चेंजेस स्कूल करेंगे उसको एक्सेप्ट करने की और पार्टिसिपेट करने की, मैं मेरी स्कूल के साथ पार्टिसिपेट करूँ कि कैसे हम ये नई शिक्षण नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, और पेरेंट्स होके मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। वेरी ट्रू। ये सब करना पड़ेगा। स्कूल्स के लिए भी शायद ये पड़ाव बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा Absolutely. और बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि हम पेरेंट्स जो हैं उस स्कूल में जब अपना बच्चा देते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, एक ट्रस्ट के साथ देते हैं, एक विश्वास के साथ देते हैं कि हाँ ये स्कूल जो हमें है अगले 12 साल या फिर 3 साल प्री स्कूल के गिन के अगर आप बाकी के 10-12 साल गिनें, तो यहाँ से जब आप बच्चे के स्कूल के साथ एसोसिएट होते हैं तो एक आपका रिलेशन उसके साथ डेवलप होता है। उस रिलेशनशिप में आप कितना ट्रस्ट डाल सकते हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शिक्षण नीति, ये जो बदलाव है, ये चेंज हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो इसमें हम दोनों को ही इक्वली पार्टिसिपेट करना है। जो नई शिक्षण नीति है, जैसे आपने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आजकल चल रही हैं, आप चाहे न्यूज़पेपर्स में देखें या मीडिया चैनल्स पे देखें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर हो रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मैम, वो सबसे बड़ा एक प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर शायद आप भी कहें कि मेरे पास इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है आरती, एब्सोल्युटली, पर कुछ अगर आप हमें बता सके उसके बारे में। टाइम फ्रेम तो नहीं है आरती, पर जैसे पॉलिसी बन गई है अभी, हर एक विषय के लिए और हर एक एजुकेशन के पड़ाव के लिए हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। ये अभ्यासक्रम का जो फ्रेमवर्क बनता है, वो फ्रेमवर्क हमें गाइड करता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन सी पैडागॉजीज यूज करेंगे, कैसा कंटेंट डाल सकते हैं। राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये बन गया है कि हमारा फाउंडेशन स्टेज का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया है। ओके। और उसको आधार रख के अभी नेशनल लेवल पे सिलेबस कैसा होना चाहिए, अच्छा। बुक्स कैसी होनी चाहिए, कब से टेक्स्ट बुक्स देने की कि नहीं देनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात है तो वो कैसी इंटीग्रेटेड करिकुलम होगी, इस पे काम चल रहा है। तो पॉलिसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और जो नेशनल लेवल पे होता है वो थोड़े महीनों के बाद स्टेट में काम शुरू हो जाता है, बिकॉज हर एक स्टेट फिर उसको
अपने कल्चर के हिसाब से, अपने जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसे ढांचते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं जी। तो ये सब काम अभी ये तो चल रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमें गाइडेंस मिलेगी, और ये गाइडेंस, और ऐसा नहीं है कि ये जो आएगा वो ये गाइडलाइंस होगी, ये कंपल्सरी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करनी है, ये नहीं है। right. हमें कुछ गाइडलाइन मिलेगी। तो गाइडलाइन तो वैसे एनईपी से भी मिल रही है, तो स्कूलों को भी थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। right. मेरे रूम थोड़े बड़े होने चाहिए, या छोटे रूम हैं तो कंपैरेटिवली बच्चे कम होने चाहिए। मेरे टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, और टीचर को बच्चों के से एक्टिविटी कराने के लिए। रिसोर्स की बात या टॉय मटेरियल की बात आती है तो एकदम सब लोग एक्सपेंसिव मटेरियल और रेडीमेड मटेरियल की बात करते हैं। तो आप भी जानती है कि ऐसा नहीं है, हम पत्ते पौधे से भी प्रोग्राम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्ते पौधे से ही चलाना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो लाना है। टॉय बेस्ड पद्धति अपनानी है, टॉयज लाने हैं। अभी तो कितने मार्केट में एजुकेशनल टॉयज अवेलेबल है, तो उसे लाने हैं। तो ये एक बार ये पार्ट रह गया। स्कूल के लिए दूसरा पार्ट ये भी रहेगा कि कैसे हम अपनी मानसिकता बदलें और अपनी टीचर्स की बदलें, और टीचर्स को इक्विप करें। राइट है ना, टीचर्स का फॉल्ट नहीं है कि उन्हें प्ले वे मेथड नहीं आती, टीचर्स का फॉल्ट नहीं है कि उन्हें इंक्वायरी बेस्ड कॉन्वर्सेशन नहीं आता, या रिफ्लेक्टिव थॉट कैसे कराना वो नहीं आता, क्योंकि हम वो टीचर्स हमारी इधर ट्रेन नहीं है या उन्हें पता नहीं है। तो ये सब आएगा, ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, बहुत सारे कोर्सेज होंगे, उसमें से कौन सा कोर्स अच्छा है, गवर्नमेंट का प्राइवेट का, पिकअप करना पड़ेगा, पढ़ना, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन सर्विस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसी सब चीजें चेंजेस करेंगे। हाँ, और उसके बाद जो है वो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। और थोड़ी चीजें ऐसी है, जैसे अगेन आपको ही कह रही हूँ, जैसे आपने पढ़ते पढ़ते कितना बच्चों के साथ काम किया था। करेक्ट। तो थोड़ी चीजें ऐसी है कि वेट नहीं करना है कि टीचर ट्रेनिंग हो जाए फिर ही मैं नई पद्धति अपनाऊंगी। आप शुरुआत करें, शुरू करो, बिल्कुल, जो समझे, धीरे धीरे हम ट्रेनिंग लेते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे, और मॉडिफिकेशंस हो। और बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम, और हर साल हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, बच्चों के साथ भी एक्सपोजर चेंज होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, और जिस तरह के बच्चों के एनर्जी लेवल्स होते हैं उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ों में ढलना पड़ता है। टीचर्स को बहुत सारा चेंजेस, आई एम श्योर, अपने पर्सनल चेंजेस भी कहें, अगर आप जैसे कि अपडेट करना है आपको, नॉलेज आपकी फील्ड रिलेटेड जो है, बच्चों के रिलेटेड जो है, पॉलिसीज रिलेटेड है, वो सब हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। बदलाव अच्छा भी है, बदलाव बुरा भी है। मैम ने जैसे कहा कि कुछ अच्छा कुछ बुरा हर किसी में होता है, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। आप अपने बच्चों को किस तरह उस चीज़ का फ़ायदा दे सकते हैं कंप्लीटली, उस कोर्स से, उस करिकुलम से आपके बच्चे कितना उसे यूज़फुल वे से हैंडल कर सकते हैं, उसे बेनिफिट कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हमें ही अपने कंधों पर लेनी है। आखिर बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की है, तो किसी भी तरह की कोई भी हम कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ना हो, ये हमें हमारा बेस्ट ट्राई देना है। मैम जाते जाते क्या संदेशा देना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये संदेशा देना चाहूंगी, जो इन अ वे कनेक्टेड टू आप जो बोली जी, कि हमारे बच्चे की बात है जी, और हमारे बच्चों के लिए अभी बहुत रिसर्च ने कह दिया है कि बच्चों के भविष्य के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अपने बच्चों के लिए स्कूल्स और पेरेंट्स सभी को बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर एक क्षेत्र में विकास हो। हर एक क्षेत्र में माने ये नहीं कि क्रिकेट में भी मुझे प्राइज मिले और ड्राइंग में भी प्राइज मिले। मेरा मतलब बच्चों के विकास से है और विकास के डिफरेंट एरियाज से है। तो हर एक फिजिकल मोटर में, कॉग्निटिवली, भाषा में, सामाजिक तरह से, भावनात्मक तरह के, ये सब के अनुभव मिले और बच्चा हमारा एक होलिस्टिक जैसे डेवलप हो। बिल्कुल ऐसा अल्टीमेट गोल है ये पॉलिसी का जी। और ये गोल हमारा नेशनल एक गोल है, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन को एक बेटर लाइफ इन अ वे मिले। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम गोल रख के पेरेंट्स एंड स्कूल्स एंड टीचर्स को चलना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जिगीशा मैम। ये सिर्फ शुरुआत है, एनईपी पे अभी भी और बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं।
अगले हफ्ते हम आपसे फिर जुड़ेंगे। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉक्स है ना, बिल्कुल भी भूलिए मत आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये आपको कोई गूगल नहीं बताने वाला है, या शायद इतना समय नहीं है आपके पास कि आप पढ़ें और उसमें समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में मैम आपको समझा रहे हैं, और आगे एक्सपर्ट्स जो जुड़ेंगे वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहें। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में हम साल भर की सेहत जुटाते हैं, और साल भर की सेहत जब जुटानी होती है हम अलग अलग जायकों का आनंद लेते हैं। एक ऐसा ही जायका है पोंक। अनाज से बनने वाला ये स्वादिष्ट व्यंजन वैसे तो सूरत का माना जाता है, लेकिन अब पूरे गुजरात में जगह जगह इसके स्टॉल लगते हैं और खूब चाव से हम खाते हैं। क्यों ना खाए। पहले तो सिर्फ पोंक मिलता था जो सेव डालकर खाया जाता था, लेकिन अब पोंक की तरह तरह की आइटम बनती है। वडोदरा शहर में भी आपने कारेली बाग में मुक्तानंद सर्कल पर ये ज़रूर देखा होगा, पिछले 27 सालों से यहाँ नेचुरल पोंक सेंटर खुलता है मुक्तानंद सर्कल पर। हर साल ये स्टॉल लग जाते हैं। जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी सी जमने लगती है यहाँ पोंक सेंटर लग जाता है, और ना सिर्फ पोंक से बनी हुई तरह तरह की आइटम्स यहाँ बिकनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको यही लाई हूँ और यही हम दिखाएंगे कि आखिरकार नेचुरल पोंक सेंटर में क्या मिल रहा है, क्या क्या डिशेस पोंक से बनाए गए हैं, और आखिरकार पोंक जो है वो तैयार किस तरह से होता है। नेचुरल पोंक सेंटर में जैसे ही आप एंटर होते हैं एक खूबसूरत माहौल यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर गामठी स्टाइल की डेकोरेशन के साथ स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ बिक्री होती है। खाना यहीं तैयार होता है आपकी नज़र के सामने और बिल्कुल गर्मा गर्म परोसा जाता है। यहाँ आपको पोंक का ऊंधियू भी मिलेगा, यहाँ पोंक की कचौरी भी मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बोर्ड दिखाएं हम क्या क्या मिलता है यहाँ पर। पोंक जिसे नींबू मरी की सेव, नींबू और काली मिर्च की सेव के साथ परोसा जाता है, मलबारी सेव के साथ परोसा जाता है। पोंक के खास वड़े तैयार किए जाते हैं, साथ ही पोंक की एकदम स्वादिष्ट कचौरी यहाँ बनाई जाती है। पोंक के समोसे, ये सारी चीज़ें शायद आपने ना भी सुनी हो। पोंक के समोसे भी तैयार होते हैं, जलेबी के साथ परोसे जाते हैं। पोंक का सूप यहाँ खास मिलता है। पोंक का पुलाव, बिरयानी जो होती है काफ़ी डिलीशियस होती है। पोंक का मंचूरियन, नूडल्स, ऊंधियू, माटला ऊंधियू भी मिलता है जो यहीं
चूल्हे पर पककर तैयार होता है और उसके साथ साथ मसाला छाछ के साथ जब ये जायके परोसे जाते हैं, सर्दियों का मज़ा तो यही बिखरा पड़ा है। पोंक बेहद स्वादिष्ट अनाज के दाने होते हैं और वो कैसे तैयार होते हैं वो आज आपको नेचुरल पोंक सेंटर में देखने मिलेगा। जगह जगह वडोदरा शहर में ठेले ज़रूर लगे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पोंक ला के बेचते हैं, जबकि यहाँ नेचुरल पोंक सेंटर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पोंक तैयार किया जाता है, इसे सेका जाता है। ये खास तरीके का जो ज्वार के डंठल से बना हुआ और उसे कैसे सेका जाता है आप देख पा रहे हैं। यहाँ भट्टी लगाई गई है और भट्टी में ये तैयार हो रहा है, सिक रहा है। पोंक के सिकने का जो स्वाद आता है वो ये प्रोसीजर से आता है और उसके बाद इसके अलग अलग लजीज व्यंजन बनाए जाते हैं जो बेहद स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि पोंक की खुद की मिठास इतनी बढ़िया होती है। जब से 2 साल से कोरोना आया है, हम हेल्दी चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं और हेल्दी चीज़ों में पोंक भी शामिल है। पोंक से बनी हुई तरह तरह की स्वादिष्ट वस्तुएं। वैसे तो जो स्वास्थ्यवर्धक होता है ये कहा जाता है कि स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन पोंक के लिए ये सही साबित नहीं होता है। ये स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, लेकिन टेस्ट में भी उतना ही बेटर होता है। भट्टी में इसे रेत के बीच सेका जा रहा है। रेत की गर्मी से पोंक के जो डंठल हैं उसे सेका जा रहा है और उसे तैयार किया जा रहा है और उसके बाद उसे थ्रेश किया जाता है। जैसे जैसे पोंक सिक जाता है वैसे वैसे एक खास तरीके की थैलियों में भरकर उसे इस तरह से निकाला जाता है। आप देख पा रहे हैं थ्रेशिंग की जो पूरी प्रक्रिया है। दिन भर यहाँ लोग बैठकर इसी तरह से ये जो पोंक के डंठल है उसमें से पोंक के दाने तैयार करते हैं और फिर उसी में से तरह तरह की रेसिपीज़ यहाँ बनाई जाती है। अभी हमने जो देखा कि जिस तरह से पोंक के डंठल में से अनाज अलग किया गया है, दानों को अलग किया गया है और अब उसे छानकर ग्रीन पोंक जो हम खाते हैं वो तैयार किया जा रहा है। उसकी भी अलग प्रक्रिया है। आप देख पा रहे हैं छान छान के पोंक के जो दाने होते हैं जो खास तरह से तैयार किए जाते हैं। पोंक तो बहुत सारी जगह आपने बिकता हुआ देखा होगा, लेकिन उसकी बनने की प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पोंक तैयार होता है। और अब फाइनली ये पोंक के हरे हरे दाने तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं कितने फ्रेश, कितने सॉफ्ट होते हैं ये, और जो सॉफ्टनेस होती है, जो मिठास होती है, वो ही पोंक को स्वादिष्ट और लजीज बनाती है। इस बेहद और बढ़िया वाले सेटअप के जो ओनर है नेचुरल पोंक सेंटर के, अनीक पटेल, वो हमारे साथ है। अनीक से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो सारी तैयारी है कैसे होती है, यहाँ तक अनाज कैसे पहुँचता है और फिर वो स्वादिष्ट डिलीशियस डिशेस में कैसे बनता है। अनीक, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले तो कितने सालों से आप वडोदरा में ये कर रहे हैं और क्या सोच कर ये शुरू किया था? वेलकम टू नेचुरल पोंक सेंटर। देखिए, हम नेटिव फार्मर्स हैं गुजरात के। सिंस 1995 हम लोग ये काम करते हैं। हमारा मूड, जो मकसद है, ये है कि जो नेटिव चीज़ें हैं जूस की, गुजराती लोगों की, उसको कैसे हम संभाल के रखा जाए। ये इतना डिफ़िकल्ट काम है, इतना हार्ड वर्किंग काम है कि अब डे बाय डे लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको संभाल के रखा जाए। और ज़्यादातर ये जो अभी छोटी कम उम्र की एज में लोगों को हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं, तो नेचुरल चीज़ों का उसका बढ़ावा हो, उनकी खाने की सिस्टम्स चेंज हो, ये
जंक फूड से नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ों पे लोग जाए और उसी को आगे बढ़ाते रहे, हम उसकी हम कोशिश करते हैं। वैसे तो हम एजुकेटेड, जैसे कि हम, मेरे फादर और मैं दोनों, मैं MHRM पढ़ा हुआ हूँ, डैड MSW पढ़े हुए हैं। तो हमारी जो एजुकेशन चीज़ है वो हमारी फार्मिंग में कैसे उसको अप्लाई किया जाए और कैसे उसका उसमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो चीज़ें हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए मेरे पढ़ाई करने के बाद MSU से MHRM किया मैंने। इसके बाद मैंने आनंद यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक की पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली, जिसमें वहाँ जाके आपको स्टार्टिंग फ्रॉम सॉइल से लेके जब तक दाने हो जाते हैं उसमें सभी वेजिटेबल्स से लेके अनाज से लेके कैसे उसको उगाया जाता है और कैसे उसका क्वालिटी मेंटेन किया जाए, ये सब सिखाया गया। सो वही सब उसी को सब हम अप्लाई करके हमारा बेस देते हैं कि लोगों के पास नेचुरल चीज़ें पहुँचे। कभी कभार ऐसे लोग पूछते हैं कि आप 1 किलो के जगह पे 500 क्यों दे रहे हो, 500 के जगह पे 250 क्यों दे रहे हो, बट ये चीज़ नेचुरल है, ये टोटली डिपेंड करता है नेचर पे। तो जैसे क्वालिटी मेंटेन होती है और जितना हम दे पाते हैं इतना ही देता है। अभी नई जगह पे आप पॉन्क अवेलेबल एंड पॉन्क के आप टैग्स देखेंगे, बट मेरा सजेशन ये है कि आप जहाँ से आप लाइव पॉन्क देख पाओ और वही चीज़ें आप ख़रीद पाओ, ऐसी जगह से आप पॉन्क लो। जैसे हमारे यहाँ पे लाइव किचन कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो कि आपने जो ऑर्डर किया है वो आपका चीज़ कहाँ बन रहा है और वही आपको सर्व होगा। और आप कैसा महसूस करते हैं, इसके लिए हम लोग जब तक हमारा टाइमिंग है तब तक हम लाइव घूमते हैं, लोगों से लाइव रिव्यूज़ लेते हैं। जैसे कि हमारी नींबू मरी की सेव है, तो नींबू एंड मरी आपको लगना चाहिए कि इसमें नींबू और मरी उसका क्वांटिटी इसका मेंटेन हुआ है, तो विटामिन सी इसमें बहुत भरपूर होता है। तो ये खटास और ये तिखास इसका मेंटेन करते हैं हम। जैसे पहले वीक में हम कभी किसी को ज़्यादा तीखा लगता है, कभी किसी को खट्टा लगता है, तो एक वीक में हम स्टैंडर्ड चीज़ करते हैं कि लोगों को ये चीज़ अब पसंद आएगी, एवरेज। तो हम ऐसे हर साल सबका टेस्ट चेंज होता है, सबकी चॉइस चेंज होती है, सबका टाइमिंग चेंज होता है खाने का। जैसे कि इस साल हमने महसूस किया कि अब लोग लेट खाते हैं। जैसे पहले 7 साढ़े 7 के आजू बाजू लोग आ जाते थे, अब ये लोग 8 साढ़े 8 के आजू बाजू क्राउड आता है। तो ये सारी चीज़ें को अपने नए ज़माने के तौर से अपने एजुकेशन को मिला के हेल्थ कॉन्शियस बना के उसको नेचुरली प्रोवाइड करता है। तो यही एक हमारा कोर चीज़ है कि उसी को मेंटेन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही हमारी शुरुआत हुई थी 1995 से। हम लोग फार्मर्स तो पहले से ही थे, तभी से हमने ये शुरू किया। तब हमारी छोटी सी जगह से, छोटी से भट्टे से चालू किया था, 2-3 लोग काम करते थे 1995 से। और फिर जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता जाए, हमारी भावना यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कि ज़्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, फूडीज़ हैं, फूड मेकर्स है, वीडियो मेकर्स है, आके हमको पूछते हैं कि हमने ऐसी जगह कहीं पे देखी नहीं है। तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। पूरे दिन 24/7 थकने के बाद, खेतर के चक्कर लगाने के बाद, आने के बाद कोई सिर्फ ऐसा बोलता है, वाह साहब मज़ा ही गई, वही हमारा अर्निंग है। तो यही चीज़ें हमको कंटिन्यू रखती है। हमारे वहाँ पे 70+ वर्कर्स है। जैसे कि आप भट्टी देखेंगे, इसका टेम्परेचर 100 to 125 होता है इन बिटवीन। तो इसको कुक करने के लिए काली मिट्टी यूज़ होती है, पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल, वेरी ब्लैक सॉइल। तो इसको जब सेकने के लिए इसको ब्लैक सॉइल को इसके बीच में इसको भूंजा जाता है, जैसे कि वो वर्कर काम कर रहा है, उसको प्रॉपरली कुक किया जाता है। प्रॉपरली कुक करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सारे दाने और उसका वेस्टेजेस सब इकट्ठा करने के बाद उसको पंखे से साफ़ किया जाता है। तो पंखा क्यों यूज़ होता है? ऐसे ओपन के भी कर सकते हैं, बट पंखा यूज़ इसीलिए होता है कि इसकी जो छोटी छोटी हैश है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गले में खराश हो सकती है। तो उसको क्लीनिंग प्रोसेस में पंखे से 1 बार 2 बार, इसके बाद बड़ा कचरा, छोटा कचरा, उससे छोटा कचरा, और फिर हाथ से करते हैं। तो इट विल टेक ½ an hour टू क्लीन।
तो लोग पूछते हैं कि आपको इतनी मेहनत वाली काम चीज़ें क्यों पसंद है। तो ऐसा है कि हमारा कोर चीज़ यही है, सालों से करते आ रहे, हैबिट है और लोगों को पसंद आते हैं और लोग बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ खाने मिलती है, वी आर लकी, सो वी ऑल्सो फील लकी कि आप हमारे वहाँ आए। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई गेस्ट आपके वहाँ पे खाने आता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो लाइफ का सबसे बड़ा ट्रस्ट आप पे कर रहा है, तो उसको फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि उसको फुलफिल कर पाए। तो यही हमारा प्रोसेस रहता है। ये पोंक ऐसे निकाला जाता है फ्रेश, एवरीडे हमारे फार्म से कट होता है। फार्म अलिंद्रा गांव है मंजू सर के पास, वहाँ पे हमारा एक खेत है, दूसरा हमारा कुंडेला गांव के पास मौसमपुरा गांव है, वहाँ पे है, और एक दनिया भी है। 3 जगह पे हमारे खेत है। एवरीडे इसको खेत से कट करके लाया जाता है और फिर उसको ऐसे ही प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे लाइव सर्व किया जाता है। और इसकी ही सारी हेल्दी चीज़ें बनती है। जैसे पहले ऐसा देखा जाता था कि 50-60s में जो एज रहती है वो ओल्ड एज ग्रुप को ज़्यादा पसंद था, बट अभी ये ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अभी बच्चों को बहुत पसंद आता है और यही अगर बरकरार रहेगा तो आने वाले टाइम में हमारा लाइफ साइकिल जो थोड़ा कम होता जा रहा है अभी के दिनों में, वो बढ़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप हेल्दी चीज़ों पे जाइए और हेल्दी चीज़ें खाइए। जितनी पोंक बनाने की पूरी प्रोसीजर दिलचस्प है, उतनी दिलचस्प अनिक की बातें हैं। और भी बातें करेंगे अनिक से, लेकिन यहाँ क्या बनता है और कैसे बनता है वहाँ तो आपको ले चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतने सारे अलग अलग डिशेस है कि टेस्ट भी करवाई जाती है आपको, कि अगर आपको टेस्ट पसंद आए तब आप वो डिश लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ काउंटर बनाया गया है अलग से, जहाँ टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग की खास व्यवस्था की गई है और अगर आपको पसंद आए तो आप उस डिश को ऑर्डर करें, ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि तरह तरह की चीज़ें पोंक से बनाई गई है, ऐसे में ये खास स्टॉल सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। टेस्टिंग से थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको यहाँ ऑर्डर करना होता है। यहाँ आपको पहले पेमेंट करना होता है और आपको जो जो डिशेस चाहिए वो यहाँ नोट करवानी होती है। आपको एक पर्ची बनाकर दी जाती है और फिर आप काउंटर से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पूरे नेचुरल पोंक सेंटर को बनाने में और सफलतापूर्वक चलाने में जुटे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और वडोदरा शहर की स्वाद प्रिय जनता भी यहाँ पर स्वादिष्ट पोंक का स्वाद लेने के लिए रोज़ाना बड़ी संख्या में पहुँच रही है। सर्दियाँ अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियों का मौसम जमता जाएगा यहाँ जो भीड़ है बढ़ती जाएगी। और ये मेरा तो अनुभव है कि यहाँ बैठने तक की जगह नहीं होती है। जैसे ही आप पर्ची लेकर यहाँ पहुँचते हैं, आपका जो जो सामान होता है वो आपको डिलीवर किया जाता है। वडोदरा शहर में जायकों की कोई कमी नहीं है। तरह तरह के जायके यहाँ वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता के लिए परोसे जाते हैं और उन्हीं में से एक सर्दियों का बेहतरीन जायका पोंक के रूप में वडोदरा के कारेली बाग मुक्तानंद सर्कल पर हर साल देखने मिलता है, जो VNM के जरिए आप तक पहुँचता है। स्वादिष्ट मंचूरियन तो अब चाइनीज़ डिश कम और इंडो चाइनीज़ डिश ज़्यादा बन गई है। और चाइनीज़ का इतना बढ़िया वेरिएशन आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ मंचूरियन जो है वो भी पोंक से बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ अनीक है। अनीक, कैसे आइडिया आया कि मंचूरियन में भी पोंक इस्तेमाल किया जाए? ये रेसिपी कहाँ से आपने ईजाद की? देखिए, ऐसा है कि फैमिली के साथ आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पहले ऐसा होता था कि बच्चों को पसंद नहीं आता था पोंक, तो फैमिली के साथ आते हैं तो लोगों को मतलब बच्चों को ये चाहिए कि हमारा पसंद का भी कुछ होना चाहिए। तो तब से लेके हम लोग ने ये चाइनीज़ चालू किया कि लोगों को मंचूरियन और नूडल्स भी साथ में पोंक का खाया जाए। तो इसमें बनाने में 80% कोबी यूज़ होता है, 20% उसका जो बंधारण होता है उसी के लिए यूज़ होता है। उसके साथ पोंक डाला जाता है। तो जैसे कि उसका मंचूरियन बनता है तब उसमें पोंक डाला जाता है, उसको गार्निश भी पोंक से किया जाता है। तो जितना हो सके इतना हम लोग उसका अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप करने का ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे, आपको रिव्यूज़ आप लेंगे, लोगों को बहुत पसंद आता है। जलेबी, और वो भी पतली पतली वाली करारी करारी जलेबी। जब ठंड का मौसम हो
स्वादिष्ट जायके हो और उसके साथ जलेबी का स्वाद हो तो और तो क्या चाहिए। दिन बन जाए और ज़िंदगी बन जाए। स्वादिष्ट समोसे और कचौड़ी तो हम सबकी पसंद होती है, और अगर उसमें पोंक जैसा कुछ स्वादिष्ट मिला दिया जाए तो उसका जो स्वाद है वो कितना बेहतरीन हो जाए वो यहाँ देखने मिलता है। यहाँ समोसे, कचौरी और साथ ही खास पोंक वड़ा। वैसे ये सारी सूरत की डिशेस हैं पोंक वड़ा, लेकिन अब वडोदरा शहर में भी सालों से ये सारी चीज़ें मिलती है और खूब खाई जाती है। यहाँ गर्मा गर्म खाना तैयार होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में जुटे हुए हैं और तब आप तक डिलीशियस खाना पहुँचता है। पोंक से दम पुलाव भी बनता है। दम बिरयानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन गर्मा गर्म चूल्हे पे बनी हुई पोंक की दम बिरयानी जिसमें धुआं निकलता रहता है और उस पर पोंक और धनिया डालकर सर्व किया जाता है। भूख ना लगी हो तो भी किसी को भी भूख लग जाए, इस तरीके की ये डिशेस है और उसमें से उठ रही जो भाप है वो खुशबू को आप तक पहुंचाती है। सर्दियों में सूप पीना सबको पसंद होता है और ये हॉट गर्मा गर्म सूप जो चूल्हे पे तैयार होता है, ये स्वाद इसीलिए और बेहतर लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं चूल्हे पर तैयार हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं चूल्हे पर एक भगोना रखा हुआ है बड़ा सा और उसमें सूप गर्म ही रहता है, हमेशा गर्म होता रहता है और इसीलिए चूल्हे पर पक पक कर ये जो सूप है वो एक स्वादिष्ट डिलीशियस डिश में तब्दील हो जाता है। पोंक के जो डिशेस है आप देख पा रहे हैं थाली के रूप में हमारे सामने आए हैं और अनीक हमें बताएंगे कि अनीक क्या क्या बनकर तैयार हैं। देखिए ये पोंक की जो वैरायटीज़ है उसमें आपको जो रॉ पोंक बताया, जो नेचुरल पोंक है, पोंक के साथ नींबू मरी की सेव है, ये मलबारी सेव है, ये क्रिस्पी जलेबी है, ये पोंक का वड़ा है, ये पोंक की कचौरी है, पोंक का समोसा है, जैसे आपको दिखाया चाइनीज़ में पोंक का मंचूरियन है, पोंक का नूडल्स है, पोंक का सूप है, पोंक का पुलाव है। तो ये पोंक का सूप और पुलाव है वो लकड़े पे बनता है और लकड़े पे ही सर्व होता है, जैसे आपने वीडियोस में देखा। तो उसमें वुडी फ्लेवर आता है, टोटली डिफरेंट। और तो आप कहीं और खाएं अलग सीज़न में और विंटर में खाएं तो आपको कुछ लजीज खाया ऐसा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लोग अंदर अपना ऑर्डर लेके सेल्फ सर्विस होता है, खा के फिर अंदर जाके अपने फैमिली के साथ खाते हैं। अरे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होती हो? देखिए ऐसा है कि अलग अलग एज ग्रुप्स को अलग अलग पसंद होता है, बट ज़्यादातर लोगों को स्टार्टिंग विथ सूप बहुत पसंद आता है। उसके साथ पोंक है, सेव है, वो तो सबके फेवरेट ही है। फिर कंची जलेबी होती है, उसके साथ माटला ऊंधियू होता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। इट विल टेक 20 मिनट्स टू प्रिपेयर, बट लोग बहुत शांति से फैमिली के साथ बना के खाते, वो देख के जी भर जाता है। इसी के साथ जैसे कचौरी है, बहुत पसंद है लोगों को। इसका वड़ा है, ये भी बहुत पसंद है। समोसा है, ये भी बहुत पसंद है। पर्टिकुलरली चाइनीज़ में जो मंचूरियन है लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्बो में है, अलग अलग एज ग्रुप को सबको पसंद आए और सब एंजॉय करके खाए, वैसे हमने रखी है। चलिए किसको क्या पसंद आता है वो अब देखने चलते हैं कि लोग यहाँ जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है लोग यहाँ पहुँचते जा रहे हैं और पोंक की स्वादिष्ट चीज़ों का लुत्फ़ उठाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल का सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है। आप खुले मौसम में आसमान के नीचे इस तरह के सेटअप में पोंक की स्वादिष्ट लजीज वस्तुएं खाने का आनंद ले सकते हैं। तरह तरह के डिशेस, तरह तरह के जायके यहाँ पर है और चाव के साथ ये सारी चीज़ें खाई जा रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? I am from India. He is from Indonesia. She is from Indonesia. आप पोंक एंजॉय कर रही हैं, क्या कहेंगे? What would you like to share?
वैसे मैं बड़ौदा की हूँ, हाँ, तो अभी वहाँ रहती हूँ। अच्छा। लेकिन राजपीपला हमारा एक फ्रेंड थे, वहाँ हर साल पोक के टाइम हम खाते थे। तो खास आप पोंक का स्वाद लेने यहाँ पर आए हैं। या क्या इंडिया की क्या चीज़ें मिस करते हैं वहाँ जाकर भी? वैसे तो सब मिस करते हैं खाने का, लेकिन ज़्यादातर देसी जैसे खाना होता है, जैसे गुजराती खाना, जैसे ये पोक जैसे खा रहे हैं, ऐसे ऐसे आइटम ही अच्छी लगती है। तो आज तो आप बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हूँ। चलिए एंजॉय योर मील। इंडोनेशिया में रहकर भी खैर गुजरात का, भारत का जायका कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। और यहाँ तरह तरह के जायकों का आनंद लेते हुए वडोदरा शहर के लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या आनंद ले रहे हैं? कितना कितना डिलीशियस लग रहा है? जोरदार एकदम, बहुत बढ़िया लगता है। और बड़ौदा से ही आए। बड़ौदा से, ये समा रोड से आए हैं। समा रोड से। और पोंक की आइटम कितनी पसंद आती है? बहुत बढ़िया, बहुत लगता यहाँ जो सेटअप है, यहाँ जो जिस तरीके से, जिस फीलिंग के साथ खाना खिलाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, डिलीशियस है, सब कुछ डिलीशियस एकदम। आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है? माटला ऊंधिया। माटला ऊंधिया। ये सारी चीज़ें हम गुजूस तो घर में भी बनाते हैं, लेकिन बाहर जाकर खाने का मज़ा कुछ अलग होता है। हाँ, घर में तो अभी वो कहाँ बनाते हैं, अभी कुछ बनाते नहीं। अब तो सारी चीज़ें पीछे छूट गई है। हाँ, ये लकड़ी पे होता है ना, तो अच्छा लगता है। और मटके में, चूल्हे पर होता है सब। अब चूल्हा कितने सालों से आते हैं आप? 5-6 सालों से। हमेशा आते हैं हर सर्दियों में? हाँ। चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी। इसी तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी खास यहाँ अलग अलग डिशेस रखे गए हैं, और ऐसे में पूरी फैमिली बैठकर, साथ बैठकर हर एक को उनका अलग डिश मिल सके, उस तरीके का यहाँ पर सेटअप आप देख पा रहे हैं। खटियाँ भी लगाई हुई हैं बच्चों के लिए, यहाँ नूडल्स, चाइनीज़ जैसे इंतज़ाम भी किए गए हैं, और ऐसे में बच्चे भी खुश खुश होकर ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़ौदा से है मैडम, बड़ौदा से है। लेकिन अभी क्या है कि हमारा कजिन अमेरिका से है, तो इसको पोंक बहुत बढ़िया लगता है स्वीट में, तो बोले कि हमको इधर ही, हम थर्ड बार इधर ही करो, तो हमारा पूरा फैमिली इधर इकट्ठा होने वाला है अभी। अच्छा, क्या बात है। कितने लोग आ रहे हैं आप लोग आज? आई थिंक 20%। अच्छा, और यहाँ की जो डिशेस है वो पहले कभी खाई हैं आपने? काफ़ी टाइम खाई मैडम, डिलीशियस, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मुझे पोंक बहुत बढ़िया है, नेचुरल पोंक मुझे बहुत पसंद है मैडम। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? वो पोंक की तो होता है एकदम, पोंक वड़ा होता है जो, और उसकी जो आप गुजराती में ऐसे बोले चटनी, इसकी चटनी बहुत डिलीशियस, फाइन मैडम, गुड। हम अलकापुर से इधर आए, हम देते हैं कोटा, वहाँ से आए क्योंकि हमको अच्छा इसका टेस्ट आया। हाँ, ऐसे ही लोग पूरे वडोदरा शहर से, ना सिर्फ वडोदरा शहर से, आसपास के जिलों से भी आते हैं, क्योंकि एक नेचुरल चीज़, सर्दियों का एक जायका जो है वो यहाँ परोसा जाता है। यहाँ पोंक खाने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल व्यवस्था तो की ही गई है। अगर आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं तो वहाँ ये सेटअप भी लगाया गया है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी फैमिली की, रिश्तेदारों के साथ पोंक पार्टी भी कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह की डिशेस तो है ही, उसके साथ आप सर्दियों के खुले आसमान के नीचे हल्की हल्की ठंड वडोदरा शहर में अब लगना शुरू हुई है, और ऐसे में हल्की हल्की ठंड के साथ ही इस तरह की पार्टी का आनंद भी ले सकते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी पार्टी आज यहाँ रखी भी गई है। आप यहाँ आज पार्टी कर रहे हैं, और वो भी पोंक की पार्टी। कितने लोग आ रहे हैं पार्टी में? करीबन 45 to 50% है यहाँ पे। और आप बहुत वक्त से पार्टी करते आए हैं? हम लोग करीबन 6-7 साल से पार्टी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और हमारा 2 ग्रुप है, एक JCI अलकापुरी बड़ौदा और एक दूसरा हमारा पर्सनल ग्रुप है, जैसे कि हमारा जम्बू सर वडोदरा खड़ाइता समाज, जो हम लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं इधर। क्या क्या चीज़ें पसंद आती है यहाँ पर? यहाँ पे पोंक तो बहुत अच्छा मिलता ही है, फिर उनकी मलबारी सेव है, जलेबी है वगैरह, अलग अलग तरह की वैरायटी वो देते हैं और अच्छी रीत से सर्व करते हैं। और बट नेचुरल पोंक मिलता है, इसके लिए खाने में मज़ा आता है। नेचुरल पोंक मिलता है, बड़ौदा में बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन ये जो सेटअप है आपको यहाँ एकदम ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि यहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ आपको कुछ अच्छा फीलिंग आएगा। यहाँ टेस्ट तो बेटर मिलता ही है, लेकिन जो फीलिंग है, जो भावना है, जो एक अच्छे मन की भावना है, एक खुश करने वाली भावना है, वो यहाँ आपको ज़रूर मिलेगी।